आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा पछता होगा विपक्ष। राहुल के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी, कहा कौन सच्चा भारतीय ये तय करना जजों का काम नहीं, मेरा भाई करता है सेना का बहुत सम्मान। संजय राउत बोले, अगर बेरोजगारों का शोषण नहीं होता तो पाकिस्तान में कसाब जैसे लोग पैदा नहीं होते। अखिलेश यादव बोले, पीडीए की पाठशाला को पुलिस नहीं रोक सकती, सीएम देखे जाकर हालात। डीआरडीओ का गेस्ट हाउस मैनेजर पाक को भेज रहा था खुफिया जानकारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुनिया को टैरिफ के लफड़े में उलझाकर मौज ले रहे ट्रंप, कहा यूएस पहले से ज्यादा अमीर और पावरफुल। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज 78 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज उन्होंने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मुताबिक पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज दोपहर 1:10 पर निधन हो गया। मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उनके निधन की जानकारी दी गई। मलिक बिहार में भी राज्यपाल थे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सत्यपाल मलिक को किडनी की समस्या थी। उन्होंने कृषि आंदोलन, भ्रष्टाचार और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए सुर्खियां बटोरी थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35 को समाप्त किया गया, तब उस वक्त राज्यपाल सत्यपाल मलिक ही थे। जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, तब सत्यपाल मलिक केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक के निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि गोवा, बिहार, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे श्री सत्यपाल मलिक जी का निधन अत्यंत दुखदायी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे व परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना का सम्मान है और इसे देश के सामने लाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चर्चा को लेकर विपक्ष पर तंज भी कस दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग करने के बाद विपक्ष खुद भी पछता रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेता कुछ भी बोलते हैं, इसकी वजह से उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ पड़ने लगी है। पीएम ने बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे कुछ भी बोलते हैं, देश ने उनका बचपना देख लिया है। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। एनडीए संसदीय दल ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान दिखाए गए भारतीय सेना के साहस को सलाम किया। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रस्ताव में कहा गया है कि एनडीए संसदीय दल हमारे सशस्त्र बलों के साहस और अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करता है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। उनका साहस हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प पर उनकी टिप्पणी को लेकर फटकार लगाए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो ये तय नहीं करेंगे कि एक सच्चा भारतीय कौन है। ये तो विपक्ष के नेता का काम है। सरकार को चुनौती देने के लिए किसी सवाल को पूछना ये उनका कर्तव्य है। मेरा भाई सेना का बहुत सम्मान करता है, वो कभी भी सेना के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। उनको लेकर एक गलत व्याख्या की गई है। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना।
ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? एसआईआर पूरे देश भर में करा रहे हैं, वो पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र शुरू हुए 3 हफ्ते हो गए हैं और हम एक भी विधेयक पारित नहीं कर पाए हैं। शिपिंग विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा में पेश किया जा चुका है। हमने विपक्ष से सहयोग करने का अनुरोध किया है। अन्य विधेयक लाने से पहले मैं विपक्षी दलों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे सदन की कार्रवाई में बाधा न डालें। ये तीसरे सप्ताह का शुरुआत है, 3rd वीक। तो 3 सप्ताह हमारा हाउस का अभी हो गया है, चल रहा है। हम पूरा एक बिल पारित नहीं कर पाया। एक शिपिंग वाला बिल हमने राज्यसभा में पास किया, वो लोकसभा में आए हैं, और लोकसभा में मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल हुआ है उसका एक स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है, वो पास किया है, वो राज्यसभा में अभी गया है। आज राज्यसभा में उसको पारित करेंगे। तो हमने ये निर्णय किया है और अपोजिशन को भी हमने अनुरोध किया है कि आज हम बिल पारित करेंगे। लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन इन द गोवा असेंबली, ट्राइबल्स को गोवा असेंबली में रिजर्वेशन देने का जो बिल है उसको आज हम लोकसभा में रखेंगे। और इसका चर्चा बाकी पिछले सेशन में हो चुकी थी, तो आज थोड़ा सा जो बचा हुआ टाइम है उसको औपचारिक करके हम उसको पारित करेंगे। और राज्यसभा में स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है उसको पारित करेंगे, क्योंकि वह संवैधानिक व्यवस्था है, टाइम बाउंड है, उसको हमको पारित करना है। फिर हम बाकी बिल्स लेके आएंगे। और इससे पहले हम अपोजिशन पार्टी को अनुरोध कर रहा हूं, हम बार बार कर रहे हैं कि बिल्स और बाकी संसद में कामकाज को चलाने में बाधित ना करें। देश के जनता ने हम सबको पार्लियामेंट में इसलिए भेजा कि देश के लिए काम करें, और संसद का समय बर्बाद करके, करोड़ों पैसा बर्बाद करके, हंगामा करके बहुत नुकसान होता है। तो हमारा तरफ से फिर से हम अपील कर रहे हैं कि हम बिल पारित करने के लिए आज से सरकार बिल्कुल तैयार है, और इसको बाधित करने का विपक्ष की तरफ से कोई कोशिश ना करें। मिल के हम पारित करेंगे। सब सुझाव दें, सब अपना बात करें, डिबेट डिस्कशन में सबका योगदान चाहिए, यही मेरा अपील है। 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प पर उनकी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खिंचाई करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को तब भारत का क्षेत्रफल और अब भारत का क्षेत्रफल बताना चाहिए। जिस दिन वे जवाब देंगे हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें, और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। और इस पार्क में जहां हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। यहाँ पर पुलिस और पीएससी का बैंड समय समय पर परेड करता था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कार्यकर्ताओं के साथ अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास आज कोई हक नहीं है। यहाँ संविधान का कौन सा कानून लागू हो रहा है। जम्मू कश्मीर से उसका विशेष अधिकार ही नहीं छीना गया, बल्कि जम्मू कश्मीर से उसकी आवाज़ ही छीन ली गई है।
क्या बदलाव आया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ ये बदलाव आया है कि हम एक लीगल पार्टी हैं, हम एक जमात से बिलोंग करते हैं। 6 साल बाद भी हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। 6 साल पहले भी ऐसे ही हमें नजरबंद किया गया था। जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोग हैं, जमातें हैं, पार्टीज हैं, आम लोग हैं, उनको बंद किया गया और बंद करने के बाद पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में 370, अपना मोबाइल बंद करें प्लीज, 370 हटाया गया और आज 6 साल बाद आप बदलाव देखिए, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। हमें जानवरों की तरह पीडीपी ऑफिस में कैद किया गया है। आप खुद देखिए, इफ द कैमरास कैन पैन आउट, यहाँ एक बड़ी सी गाड़ी रखी गई है सीआरपीएफ की, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। मैंने यहाँ लेडी ऑफिसर है, इनका नाम जगदीश है, मैंने इनको बहुत अच्छे से अपील किया, मैंने इनको इल्तिजा की कि हम यहाँ एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एक जमात के रिप्रेजेंटेटिव के नाते से हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो मीडिया अक्सर हमसे यही सवाल पूछती है, जम्मू कश्मीर में क्या बदला? कुछ नहीं बदला। हम सब जानते हैं एक हफ्ते से यहाँ कितने रूमर्स चल रहे हैं कि शायद जम्मू को अब अलग किया जाएगा, साउथ कश्मीर से जुड़ा के उनको स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी कोई हकूक नहीं दे रहे, कोई भी यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यहाँ पे ये दावा किया गया 2019 के बाद कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लागू होती है। मुझे बताइए, गांधी जी की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर साहब की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा यहाँ लॉ अप्लाई किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आवर फंडामेंटल राइट टू स्पीक, our fundamental right to peacefully protest, we are all being stripped of that. हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस ही नहीं छीना गया। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका झंडा, कानून और आईन नहीं छीना गया, उनसे उनकी आवाज छीनने की कोशिश की जा रही है, एंड ये हमें कभी भी मंजूर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि वही होता है जब विदेश नीति को राष्ट्रीय हित की बजाय इमेज बिल्डिंग यानी कि छवि चमकाने वाला माध्यम बना दिया जाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हाउडी मोदी से लेकर अब की बार ट्रंप सरकार तक सब बेकार गया, क्योंकि अमेरिका ने एक और झटका दे दिया है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोदी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार कराया। फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ, ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है प्रधानमंत्री का, विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इतने साल से आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बात हो रही है। तो पहले तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया। 32 या 33 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका। इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अभी विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ बयान आया है, पर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ बहुत बिगड़े गए हैं। प्रधानमंत्री टॉप की बात करते हैं, टॉप। हमेशा एक बारी उन्होंने टीवी पर आके कहा टॉप, यानी कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो। मैं आज उनको कहता हूं, आज कैप। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तीनों चुनौतियां बन गई हमारे लिए। पहले तो हम समझते थे कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी थी, अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है भारत को। तो इस दोस्ती का बहुत कीमती निकला है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, शिक्षा न होने से शैतान पैदा होते हैं। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान में शिक्षा और बेरोजगारों का शोषण नहीं होता है तो कसाब जैसे लोग पैदा नहीं होते। संजय राउत ने बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब तक किसी देश में भूखमरी हो रहेगी, इंसान भूखा रहेगा, तब तक शैतान पैदा होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भूख और बेरोजगारी की वजह से ही शैतान जन्म
लेते हैं कि घर चलाने के लिए इंसान शैतान बन जाता है, वो चोरी और डकैती जैसे काम करता है। राम मनोहर लोहिया जी का एक बहुत प्रसिद्ध सेंटेंस है, बोलो यार, जब तक इंसान भूखा रहेगा या देश में भूख रहेगी तब तक शैतान पैदा होता रहेगा। भूख की वजह से शैतान पैदा होता है, बेरोजगारी की वजह से शैतान पैदा होता है। वो चोरी करता है, वो डाका डालता है, भूख घर चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ये एक आज की बात नहीं, ये पुरानी बात है। लोग क्यों डकैत बन गए थे? जगह जगह पे अन्याय के खिलाफ लड़े थे। फूलन देवी को आप स्टोरी देख लीजिए ना, ऐसे बहुत से डाकू है। एक मैं एक बात बोल रहा हूं, नहीं तो आप उसका अलग अर्थ। पूरे विश्व में जहां जहां गरीबी है, जहां जहां भूख है, जहां जहां कंगाली है, जहां जहां युद्ध चल रहा है, वहां वहां ये लोग हैं, हाथ में हथियार उठाते हैं और अपने परिवार को पालने के लिए, खुद को जीने के लिए इस प्रकार से शैतान बन जाते हैं। आप उसे टेररिस्ट कहिए, आप उसे नक्सलाइट कहिए, आप उनको माओवादी कहिए, या आप उनको और कुछ नाम दीजिए किसी धर्म के आधार पर। ये तो है, हमारे देश में भी है, अफगानिस्तान में है, श्रीलंका में है, कहाँ नहीं है, रशिया में है, यूक्रेन में है, इराक में है, सीरिया में है, पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा है। उसमें नई बात क्या है? भूख है, बेरोजगारी है, तो शैतान सरकार पैदा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ओसामा बिन लादेन क्यों टेररिस्ट बन गया, आप क्यों टेररिस्ट बन गया? देखिए, ओसामा बिन लादेन की बात भारत में मत लाइए, मैं हमारे देश की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर ठीक से संस्कार होता, एजुकेशन होता, गरीबी निर्मूलन के खिलाफ काम होता, तो वहाँ भी कसाब पैदा नहीं होता। 9 जुलाई को गुजरात के आणंद जिले में गंभीर नदी पर बना गंभीरा पुल ढह गया था, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के मलबे में फंसे ट्रक को निकालने का ऑपरेशन अब 1 महीने के बाद शुरू हुआ है। आणंद के डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि ये कार्य तकनीकी रूप से जटिल है और इसे विश्वकर्मा ग्रुप की जांच टीम अंजाम दे रही है। गंभीरा ब्रिज पर जो फंसा हुआ ट्रक है, उसके रेस्क्यू के लिए पोरबंदर से आए हुए विश्वकर्मा ग्रुप की MERC मरीन इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर की टीम, 50 से 60 जनों की टीम पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर गंभीरा ब्रिज पर रहकर पूरा इंजीनियरिंग कर रही है। ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमेटिक बैग्स आ गए हैं, इन्होंने लगभग सेटअप तैयार कर दिया है, बट जब तक पूर्णतया सुनिश्चित नहीं किया जाए कि कोई भी सेफ्टी एंगल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो विश्वकर्मा ग्रुप इस चीज़ को, इनकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है। और क्योंकि पूरा ऑपरेशन ब्रिज से 900 मीटर दूर रह के करना है, सो उस हिसाब से जब तक ये सेफ्टी के सारे एंगल्स इंश्योर नहीं कर लेते, तब तक ये ऑपरेशन आगे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर शक्यता है, 2 से 3 दिन के अंदर संभावना है कि ट्रक को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि PDA पाठशाला को पुलिस नहीं रोक सकती। मुख्यमंत्री को स्वयं पाठशाला में आकर हालात देखने चाहिए। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कई स्कूल बंद कर दिए हैं और कुछ का विलय भी किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तब तक छात्रों को पढ़ाते रहेंगे जब तक उन स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती। देखिए, PDA पाठशाला पुलिस से रुकने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री जी को खुद पाठशाला जाना चाहिए और देखना चाहिए हालात क्या हैं। इसके साथ साथ सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कितने स्कूल बंद किए हैं, कितने स्कूल मर्जर किए हैं। अगर सरकार खुद स्वीकार कर रही है तो इसका मतलब सरकार का फैसला गलत था, और सरकार अगर पुनः विचार कर रही है तो सरकार को बंद किए प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए और साथ ही साथ मर्जर की जो स्कीम है वो खत्म करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोग बच्चों को तब तक पढ़ाएंगे जब तक उन पाठशालाओं में शिक्षक ना आ जाएं। मुस्लिम और यादव को लेकर के लगातार बयान दे रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। पहले इकरा हसन सांसद के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो ये कागज निकला, इनकी मानसिकता बता रही है। लेकिन PDA के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं।
इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना यूपी से। बिहार में दो मतदाता पहचान पत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चर्चा में हैं। उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस बीच इसको लेकर उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत में इस पर कहा कि मेरे पास इसका जवाब है जो आगे दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बूथ वाइज कई लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वहीं कई घरों में 50 लोगों का नाम है। चुनाव आयोग को इसके बारे में बताना चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू हो गया है। देखिए, डोमिसाइल की जहाँ तक बात है, इस बात को तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जो है लागू जो है हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। और ये सरकार जो है, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है कर रही है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि माई बहन मान योजना का भी ये लोग जो है कॉपी कर रहे हैं। तो इनका अपना कोई विजन और रोड मैप है नहीं। और डोमिसाइल की बात है तो लगातार ये लोग जो है 20 साल से रहे हैं और हम सब लोग चाहते थे कि बिहार के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार और नौकरी बिहार में मिले। और इसके लिए हम लोगों ने कई तरीके जो है अपनाने का हम लोगों ने, चाहे लीगली वे में, क्योंकि कई राज्यों में जो डोमिसाइल है वो आप देखिएगा कोर्ट में चैलेंज्ड है। लेकिन अब ये सरकार जो है इसने किया है, सरकार ने, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका स्वरूप देखा जाएगा। लेकिन एक बात उस पक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है, पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के पास स्थित डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के मैनेजर को सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक महेंद्र सिंह नाम का ये शख्स सालों से भारत की सैन्य गतिविधियों की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। डीआरडीओ गेस्ट हाउस इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, कल इनको डिटेन किया गया और अभी देखिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पदस्थापित थे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं और इनको कल डिटेन किया गया और अभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी आगे तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन में फिर आप सबके साथ साझा करेंगे। तो क्या इसमें इनका था, मतलब पर्पस, नाम क्या था इसका और क्या पर्पस से इनको डिटेन किया गया? इनका नाम महेंद्र है और ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस में थे। वहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव है वो शेयर करने का संदेह होने पे इनको डिटेन किया गया और आगे जो भी डिटेल्स आएंगे। और सर ये भी आगे ये जो है पीआईओ के जरिए ये सब इन्फॉर्मेशन भेजा था पाकिस्तान ऑपरेशन इंटेलिजेंस एजेंसी या आईएसआई, उसके जरिए सब इन्फॉर्मेशन मोबाइल से शेयर करा सरकार की ऐसी, मतलब जो बात आई। इनके पास 2 मोबाइल मिले हैं और प्रारंभिक यही है कि ये इन्फॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू शेयर कर रहे थे और अब किसको कर रहे थे, क्या था, कितना एक्सटेंट था, दैट इज ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रही है। सर यहाँ पे कब से तैनात है ये? इनको यहाँ पे 5 साल हो गए, 5 साल से यहाँ तैनात। दुनिया भर के 96 देशों पर ट्रंप ने टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दी है। दुनिया को इस लफड़े में उलझाने के बाद ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि इसके पीछे उनका मकसद अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाना है। अमेरिकी शेयर बाजार में इसका असर भी देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आज मार्केट से जुड़ा हुआ एक पोस्ट शेयर किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिर से बहुत समृद्ध और पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। शेयर बाजार में अच्छे दिन, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि 1 साल पहले अमेरिका एक वृद्ध देश था, अब ये दुनिया का सबसे हॉटेस्ट देश बन गया है। सभी को बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है जो कि 1 अगस्त से लागू होने वाला था, लेकिन अब भारत को 1 हफ्ते का वक्त मिल गया है। भारत के साथ साथ 96 देशों को भी राहत मिल गई है। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया है कि नया टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने
ने पाकिस्तान और अन्य देशों के मुकाबले भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20% और अफगानिस्तान पर मात्र 15% टैरिफ लगाया है। ट्रंप का कहना है कि नए टैरिफ से अमेरिका को आर्थिक मजबूती मिलेगी और व्यापार संतुलन भी बना रहेगा। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें आप सियासत टीवी पर।